उन्होंने कहा कि इस जवनिका शब्द का भी बहुत गलत अर्थ किया है यूरोप के विद्वानों ने। य को ज समझ लिया गया है, ज को य समझ लिया गया है और उसे इस रूप में व्याख्यायित किया गया है कि मानो नाटकों की उत्पत्ति यूनान से हुई है और उस यवनिका शब्द को वहां से जोड़ा। प्रसाद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है और अमरकोश का उदाहरण दिया है उन्होंने, जिसमें जवनिका शब्द का संदर्भ आता है, प्रतिशीरा जवनिका स्यात् तिरस्करणी च सा। और यह कहा कि यहाँ यह शब्द नहीं है, यह मूल शब्द ही जवनिका है और ज का अर्थ वेग या त्वरा से होता है, जल्दी जल्दी पट परिवर्तन करने से इसका संदर्भ है। तो यूनान और यूनान से नाटकों की उत्पत्ति या कठपुतलियों के नाच से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति, इन सारे जो यूरोपीय मत रहे हैं, प्रसाद जी ने अपने नाटक संबंधी लेखों, काव्य कला और अन्य निबंध में वो सब हैं, उसमें इनका निरंतर खंडन किया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रसाद जी की जो कविताएं हैं वो छायावाद की प्रवृत्तियां उनमें हैं, पर नाटक में जहाँ जहाँ गीत संयोजित हुए हैं उन गीतों के बारे में यह बताया गया है कि वे सारे गीत छायावाद की प्रवृत्तियों के भीतर नहीं अटते। छायावादी दौर में रचे जाने के बावजूद उन गीतों को छायावाद की बंधी परिभाषा में अटाया नहीं जा सकता। वह यह है कि प्रसाद जी और जो इस सत्र का विषय रखा गया है, भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर और जयशंकर प्रसाद के नाटक, इस विषय में भी थोड़ी समस्या है। असल में जिसे हम भारतीय साहित्य कहते हैं या कह सकते हैं, उस शब्द में ही यह अर्थ निहित है कि उसमें एक ऐसा स्वर है जो राष्ट्रीय है, तभी तो उसे भारतीय साहित्य कहा गया। अलग से यह कहना कि भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय स्वर, यह अनावश्यक प्रतीत होता है और कहीं और इसकी गति बढ़ती है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक किताब लिखी है, भारतीय साहित्य का समेकित इतिहास। उसमें साफ शब्दों में उन्होंने यह कहा है कि भारतीय साहित्य की धारणा का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की धारणा से जुड़ा हुआ है। वे जब ऐसा कह रहे हैं तो कहना यह चाहते हैं कि जो भारतीय मनीषा की चली आती हुई धारा है और भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीयता, ये सब मिलकर भारतीय साहित्य का प्राण तत्व निर्मित करते हैं, जिसके आधार पर हम भारतीय साहित्य की संकल्पना करते हैं। वह इन सारी चीजों की चली आती हुई धारा में दिखाई पड़ती है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है कि हम इन्हें ऐसा कहें कि भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर है। भारतीय साहित्य कहने से ही यह बोध हो जाता है कि एक राष्ट्रीय स्वर वहां है ही, और वह स्वर इस रूप में है कि समूचे भारतीय साहित्य को जो साहित्यिक विरासत मिली है रचना के क्षेत्र में भी और उस रचना के शास्त्र के क्षेत्र में भी, वे सब समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार भूमि निर्मित करते हैं। रामायण, महाभारत, सारे पुराण, भागवत और समूचा संस्कृत का जो अभिजात्य साहित्य है, पाली प्राकृत अपभ्रंश में बौद्ध और जैन साहित्य है, इसकी आधार भूमि पर ही भारतीय साहित्य का महल खड़ा होता है। और उसके साथ साथ नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा आदि शास्त्रीय ग्रंथ, इन दोनों आधारों पर भारतीय साहित्य की निर्मित होती है। पर भारत में
जिस तरह से राष्ट्रीय बोध या कहें कि भारत का बोध, भारतीयता का बोध विकसित हुआ है, वो दुनिया के और देशों में विकसित होने वाले राष्ट्रीय बोध से अलग है। यूरोप में खासकर पुनर्जागरण के बाद राष्ट्र की पहचान शुरू होती है। उस पुनर्जागरण का आधार धर्म सत्ता और राज सत्ता के गठजोड़ से पैदा हुई विसंगतियों से निपटना था। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र से, जिस समस्या से राष्ट्रीय बोध का उदय होता है, वहाँ धर्म सत्ता चुनौती के रूप में नहीं, वहाँ सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में ही जागरण दिखाई पड़ता है। और ये फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, जो नवजागरण का समूचा विमर्श है, उनमें नवजागरण के जितने अग्रदूत हैं, उन सब लोगों ने सबसे पहले धार्मिक सुधारों पर ही ध्यान दिया था। तो धर्म यहाँ चुनौती नहीं थी, धर्म के साथ ही जागरण की धारा आगे बढ़ी है। ऐसे में जो भारतीय राष्ट्रीयता का विकास होता है, वह अपनी खोई हुई पहचान, अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को फिर से पाने से जुड़ा है। प्रसाद जी ने जितने ये नाटक लिखे हैं, उनकी मुख्य चिंता भी इसी बिंदु पर है कि कैसे भारत अपनी खोई हुई पहचान, अपने खोए हुए आत्मविश्वास, आत्मगौरव को पा सके। यह यूरोप के और देशों की तरह केवल मशीन और तकनीक के बल पर विकसित हुई, वैज्ञानिक चिंतन के धरातल पर विकसित हुई, या केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के मजबूत आधार पर विकसित हुई राष्ट्रीयता नहीं है। इसका संदर्भ अलग है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस दौर में प्रसाद जी अपने नाटकों में भारत राष्ट्र को फिर से पाने की चेष्टा कर रहे थे, उसी दौर में राष्ट्र के तरह तरह के विमर्श, मजबूत विमर्श भारत में मौजूद थे। गांधी का अलग विमर्श था, रविंद्रनाथ राष्ट्रवाद के एक अलग विमर्श के साथ दिखाई पड़ते हैं, जहां वो कहते हैं कि यह राष्ट्रवाद अनुपयोगी है, क्योंकि वह एक राष्ट्र के मानवों को एक बनाई हुई सत्ता के अधीन रखता है। हमें चिंता सभी राष्ट्रों के मानवों को एक साथ कैसे ला सकते हैं, इसकी करनी चाहिए। तो एक अंतरराष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। यह सब होते हुए भी प्रसाद जी ने अपने नाटकों में अपने जो भारत है, उस भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को फिर से पाने और उस पाने के लिए कैसे कैसे उद्यम करने पड़ेंगे, इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। एक नाटक उन्होंने लिखा है 1921 में। 21 के पहले लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने नाटक नहीं रचे थे। 1910 में एक छोटा नाटक उन्होंने लिखा था जिसका नाम है सज्जन, और छोटी कथा है उसमें, जो हिंदू पत्रिका में छपी थी। और उसके बाद 12, 13 और 14 के वर्षों में एक एक करके उनके 3 नाटक आते हैं, करुणालय, प्रायश्चित और राज्यश्री। और फिर 7 वर्षों तक नाटक के क्षेत्र में उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं। 1921 में विशाख नाम का नाटक आता है, जिसमें वो उसकी भूमिका में ही कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। जो अभी मैं कह रहा था, स्वयं विशाख की भूमिका में प्रसाद जी उसी बात को स्पष्ट भी करते हैं।
कैसा इतिहास चाहिए था उन्हें? इतिहास भी कई तरह के हैं। कुछ इतिहास हैं जिनका आधार सुनी सुनाई बातें, शुद्ध इतिहास, उनके ही शब्द हैं कि शुद्ध इतिहास की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यही कारण है कि एक नाटक उन्होंने पहले लिखा और फिर उसे नष्ट कर दिया। वह नाटक था यशोधर्म देव इस शीर्षक से। क्यों नष्ट कर दिया? तो उसमें एक छोटी कथा आती है कि कलयुग में जब कल की अवतार हुआ तो इतिहास के कुछ हिस्से ऐसा बताते थे कि कल की अवतार के रूप में यशोधर्म देव ही थे, और प्रसाद जी ने वहां से सूत्र लिया और उसकी अवतारणा की उस नाटक में। पर बाद में जैसे ही यह प्रमाणित हुआ कि यह ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है और इतिहास से इसे पुष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसी समय उन्होंने अपने लिखे उस नाटक को नष्ट कर दिया। यानी उन्हें उस इतिहास की चिंता थी जिस इतिहास को प्रमाणित किया जा सकता था, वैसा इतिहास नहीं जिसके बारे में केवल कपोल कल्पनाएं, दंत कथाएं, सुनी सुनाई बातें। तो ऐसे इतिहास को, जो प्रमाणित इतिहास हैं, फिर से पाना और इस रूप में पाना कि वो प्रसाद जी के समय की चिंताओं से जुड़ सके, उस समय की चिंताओं से जुड़कर उससे बाहर निकलने में सहयोग कर सके। उनके सारे नाटक आप देखेंगे, उसमें राज व्यवस्था कैसे चलती है, राज व्यवस्था कैसा होना चाहिए, राजा की क्या चिंताएं होनी चाहिए, राजकाज के सुव्यवस्थित होने का अर्थ क्या है, इन सारे बिंदुओं को उठाया है उन्होंने। जिस नाटक की अभी मैं चर्चा कर रहा था, विशाख नाम का नाटक है, उसमें एक राजा नरदेव है। वो अपने प्रजा के साथ नाम के विपरीत नर पिशाच सा आचरण करता है और चंद्रलेखा नाम की नायिका है, उसका अपहरण करता है और उसके राज्य में विशाख जो समाज सेवी है, सच का साथ देता है, उसको भी पकड़कर जेल में डाल देता है, कारागार में डाल देता है। और उसके ऐसा करने से उस राज्य के नागरिकों में अधिकार चेतना जगती है। तो नाटक कहाँ पहुंचता है? राजा के ऐसे आचरण के विरुद्ध प्रजा में अपने अधिकार की चेतना का जागरण होना। यह वह जागरण है जिसकी जरूरत 1921 के भारत को थी। यह वह जागरण है जिसकी जरूरत भारत के स्वाधीनता आंदोलन को थी। यह वह जागरण है जिस जागरण की तरफ छायावाद के सारे कवि ही नहीं, उस समय के राजनेता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग चिंतित थे। प्रसिद्ध नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ, उसकी कथा से आप परिचित हैं। जो कामना नाटक है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि कामायनी की कथा को समझनी हो तो पहले कामना नाटक को समझना चाहिए। उसमें भी कामना नाम की नायिका है और उसके बारे में कैसे वह समाज के मंतव्य को बदलने में योगदान करती है, इसकी तरफ ध्यान जाता है। राज्यश्री नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। उसमें भी राजा देवगुप्त के समय के भ्रष्ट शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणियां हैं। उस नाटक का एक साधारण सैनिक, राजा के अधीन सबसे छोटा सैनिक है जिसका नाम है नरदत्त, वो कहता है, और क्या कहता है, इस समय मैं 2-3 पंक्तियां उसकी पढ़ करके बताऊंगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल आज की बात है। कुछ बाकी हो तो कर लीजिए। आपने हमसे कही बात हमको नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, हम बता देंगे सर आपको।
तो जो सैनिक है, साधारण सैनिक, वो कहता है कि जिनके रहस्यों को सुनने से रोमकूप स्वेद जल से भर उठे, जिसके अपराध का पात्र छलक रहा है, वही समाज का नेता है। जिसके सर्वस्व ग्रहणकारी करों से कितनों का सर्वनाश हो चुका है, वही महाराज है। जिसके दंडनीय कार्यों का न्याय करने में परमात्मा को समय लगे, वही दंड विधायक है। क्या कह रहा है वह नरदत्त? वही सब कह रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बहुत सारे संदर्भों को अपनी आंखों के सामने देख भी रहे हैं। तो एक ऐसे नाटक का साधारण सैनिक जो कहता है, प्रसाद जी का मूल मंतव्य वही है। अजात शत्रु में क्या होता है? तो अत्याचारों से पीड़ित होकर साधारण जनता आक्रोश कर उठती है, विद्रोह कर देती है। और उसी नाटक में, अजात शत्रु में ही, मगध की बड़ी रानी है जिसका नाम है वासवी। वह वासवी कहती है, भगवन, क्या कभी वह दिन आवेगा जब विश्व भर में एक कुटुंब स्थापित हो जाएगा और मानव मात्र स्नेह से अपनी गृहस्थी संभालेंगे। चंद्रगुप्त नाटक से आप सब परिचित ही हैं, सारी बातें जानते हैं। सिंहरण उसमें अलका से कहता है, परंतु मेरा मालो ही नहीं गांधार भी है, और यही क्या समग्र आर्यावर्त है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपस में लड़ रहे थे, चाणक्य के समझाने से यह समझ बनती है कि मेरा केवल मालो नहीं है, गांधार भी है, और यही क्या मेरा समग्र आर्यावर्त है। मुझे याद आ रहा है गुजराती के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता उमाशंकर जोशी का कथन कि हूँ गुर्जर भारतवासी, मैं एक साथ गुजराती भी हूँ और एक साथ भारतवासी भी हूँ। जब मैं अपने को गुजराती कहता हूँ तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूँ। ये तो केवो गुजराती जे हो केवल गुजराती। वो कैसा गुजराती होगा जो केवल गुजराती होगा। प्रसाद जी उसी समय इस बात को लक्षित कर रहे थे चंद्रगुप्त नाटक में। एक साथ हम गुजराती होते हुए भी भारतीय बने रह सकते हैं, और उस भारतीयता की जो संकल्पना है, उस भारतीयता की रीढ़ ही भारतीय साहित्य में निहित राष्ट्रीयता का आधार भी है। वह ऊपर से नहीं दिखलाई पड़ता है, पर उस भारतीय साहित्य के उत्तकों की पहचान हम कई तरीके से कर सकते हैं, खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। स्कंदगुप्त में क्या है, पूरी कथा आप जानते हैं। सबसे आखिर में जो गीत है, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, यहीं पर वह कथा रुकती है। तो जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि प्रसाद जी की चिंता अपने समय में औपनिवेशिक निर्मितियों में जो भारत था, उस भारत की संकुचित धारणा का खंडन करना, और केवल इतने पर ही नहीं रुकना। जब खंडन कर दिया तो एक ऐसा भारत भी सामने लाना था जिस भारत में सारे भारतवासी अपना हिस्सा देख सकें। तो उसकी निर्मिति अपनी रचनाओं में, अपने नाटकों में उन्होंने की है। भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, जटिलता है, एक दूसरे से विरोधी प्रतीत होती हुई जीवंतता है, और साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलाओं की दुनिया की जो समृद्धि है, उन सब का उत्कर्ष उन्होंने अपने नाटकों में दिखाया है। आप पाएंगे एक चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता है, शिक्षा के बारे में अपने नाटकों में उन्होंने बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं। उनके जितने
चरित्र प्रबोधन के क्षेत्र में है, जिनके ऊपर दायित्व है कि वह साधारण नागरिकों को प्रबोधन दें, वे सब पढ़े लिखे हैं। जो राजनयिक हैं जितने, वे सब पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने क्या क्या पढ़ रखा है इसकी भी पूरी सूची उनके नाटकों से निकाली जा सकती है। ये अलग शोध का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कैसी टिप्पणियां हैं। मैं उस ओर जाऊंगा तो बहुत फैलेगा मामला। मेरे मित्र अंजनी जी बैठे हैं। अब ऐसे मित्र हैं कि देखिए, तुलसीदास ने संभवतः गीतावली में यह कहा है कि सम प्रकाश सम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। जो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, तो होता क्या है, शुक्ल पक्ष का जो पिछला हिस्सा है जब वह बीत रहा होता है उसमें भी अंधकार होता है, और जो कृष्ण पक्ष का पहला हिस्सा है उसमें भी अंधकार होता है। पर दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। यह नहीं कहते कि शुक्ल पक्ष में अंधकार है, और यह नहीं कहते कि कृष्ण पक्ष में उजियाला है, पर होता तो है। दोनों के आधे आधे हिस्से में बराबरी का मामला रहता है। तो हमारे मित्र आए हैं दूर से, उनको सुनना चाहता हूँ। यह जो समूचा विमर्श है वो पहुंचता कहाँ है? वह पहुंचता उस ओर है कि राष्ट्र संबंधी हमारी चेतना वो जगी कैसे। एक राष्ट्र कवि है, एक मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप मेरी मत से अपनी राय अलग भी रख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने लिखा है, सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया, विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया, उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है, बहुपूर्व चिन्हों का हुआ वा हो रहा उद्धार है। अब कहें कि कैसे राष्ट्र कवि हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य को यह गौरव दे रहे हैं, ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं। पर गुप्त जी जिस ओर हमारा ध्यान खींच रहे थे कि ऐसे ऐसे मनीषी विद्वान रहे हैं जिन्होंने यदि भारत की पहचान हमें न कराई होती तो जिस रूप में आज हम भारत को समझ रहे हैं वह भारत नहीं रहा होता। कहाँ थे हम? हमारी हिंदी है, उस हिंदी का इतिहास हमने नहीं लिखा, उस हिंदी का व्याकरण हमने नहीं लिखा, उस हिंदी का शब्दकोश हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमारी हिंदी है, पर उस हिंदी की इतनी सारी चिंताएं कोई और करके गया है, फिर हम उस ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे मनीषियों ने हमें इस बात की तरफ ध्यान देने को विवश किया कि एक भारत है। अब हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि जो उन्होंने बताया वह भारत ठीक नहीं था, संकुचित था, पर ऐसे प्रसंग सैकड़ों हैं कि जिनमें यदि उनके योगदान को हम भुला दें तो वह भारत उस रूप में उस समय नहीं आ पाता जिस रूप में उस समय आने की उसे जरूरत थी। जिसका नवजागरण हो रहा था वह भारत था, पर उस नवजागरण के पहले वह भारत था कहाँ, किस रूप में था? नहीं था। उस भारत की पहचान हमें नहीं थी। उस भारत के सबसे बड़े कवि कालिदास हैं, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में उनकी चर्चा नहीं मिलती। 1000 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम गौरव के साथ कहते हैं, उसमें कहाँ उनका नाम आता है? इतने बड़े कवि, हमारे यहाँ के कवि, और पूरे साहित्य संसार में उनका नाम तक नहीं है। वह नाम तब आता है जब एक कोई विदेशी उसका अनुवाद करता है, और तब दुनिया भर की भाषाओं में उसके और अनुवाद होते हैं। तब हमें लगता है कि यह तो हमारा ही कवि है। तब हमें लगता है कि अरे ये तो हमारा कवि है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक हमारे उस खोए हुए भारत बोध की तरफ हमें प्रवृत्त करते हैं। उस खोए हुए भारत बोध की तरफ प्रवृत्त ही नहीं करते, उस भारत की पहचान कराते हैं
और अपने समय के भारत में छाए संकट से हम कैसे निकल सकते हैं, उसका रास्ता भी बताते हैं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।